ओके, सो एक्चुअल में अभी हमने जो चार्ट बनाया था उसमें आउटफ्लो बोला था, तो एक्सपेंस और असेट अलग अलग किए थे मैंने, राइट? किए थे ना आउटफ्लो में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें एक पार्ट आउटफ्लो एक पार्ट इनफ्लो है। आउटफ्लो का पार्ट जो है वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है, दैट इज असेट और एक्सपेंस। तो कैपिटल, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, बेसिकली इसका मतलब आउटफ्लो ही है। आउटफ्लो को ही हम क्या बुलाएंगे अब आज से, उसका नया नाम सीख गए हम। क्या नाम? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये कुछ नहीं है, ये वही है। क्या है ये? हमारी असेट। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या है? हमारी एक्सपेंस और लॉसेस। तो अब आज हमने नया बस ये वर्ड सीखा कि हम आउटफ्लो को ही बेसिकली क्या बुलाते हैं? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर दो नेचर का होता है। ये देखो, ये वर्ड कैपिटल से कंफ्यूज मत होना कि ये कैपिटल ऑनर वाला है। ये कैपिटल अकेला लिखा है क्या? ये एक वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये उस वर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है कि वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? लॉन्ग टर्म। और रेवेन्यू भी क्या दिखा रहा है पता है? शॉर्ट टर्म नेचर। तो बेसिकली ये कैपिटल वर्ड का मतलब वो नहीं है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा एक साथ, ये अकेला कैपिटल नहीं है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये केवल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है एक्सपेंडिचर की कि वो लॉन्ग टर्म नेचर की है। अब देखो इसमें ये सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मतलब ये टर्म क्या है बेसिकली? तो अगर समझो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को और एंड हो जाते हैं 31 मार्च को। ये हमारा पीरियड ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। तो हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर मैंने कोई आज आउटफ्लो किया है, अगर मेरा कोई आउटफ्लो है किसी डेट पे, आउटफ्लो किया है, सपोज मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है या मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, अगर उस आउटफ्लो का बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर भी मिलेगा, तो वो मेरा आउटफ्लो जो है वो कौन सा नेचर का कहलाएगा? लॉन्ग टर्म नेचर का कहलाएगा। इसी को मैं बोल रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आई? मेरी बिल्डिंग खरीदने के में मुझे बताओ, मेरी बिल्डिंग क्या 1 साल से ज्यादा चलेगी? यस। तो हर वो चीज, हर वो आउटफ्लो जो मेरा 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, 1 साल से ज्यादा ऑनरशिप, कंट्रोल, राइट, बेनिफिट देगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। समझ में आई मेरी बात? मतलब ऐसे भी वही वाली बात है ना, फ्यूचर बेनिफिट है जिसमें, वही तो असेट थी। तो हर वो चीज जो मुझे क्या मिलेगी? फ्यूचर बेनिफिट देगी, वो मेरी क्या बनेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे आ जाएगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे, यही तो डेफिनेशन लिखाई थी किसकी? एक्सपेंस की। वही लिख रहा हूं मैं, वापस से वही चार्ट लिखा है, देख लो तुम एक बार पुराने चार्ट को। एक्सपेंडिचर बोल दिया मैंने आउटफ्लो को। दो कैटेगरी का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम असेट बोलते हैं। बेसिकली वो फ्यूचर बेनिफिट दिखाती है मुझे कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे मेरे इस आउटफ्लो से। और जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे है वो क्या कहलाती है? मेरी रेवेन्यू नेचर। ये नेचर है दोनों। अकेले वर्ड कुछ और मीनिंग देते हैं, जुड़े हुए वर्ड कुछ और मीनिंग देते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का कोई दिक्कत है तो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, बताओ। एग्जाम्पल वही है, असेट के एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इधर रेंट वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं ये चीज फिर से क्यों सिखा रहा हूं, अब समझो। यहां पे लिखता हूं रेंट पेड ₹2000। एक लिखता हूं रेंट पेड इन एडवांस
₹2000 और एक लिखता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2000। ये तीनों कहानी क्या है? रेंट पेड मतलब मेरे ऊपर रेंट ड्यू हुआ, एंड मैंने उसे पेड कर दिया। मतलब इसमें दो अकाउंट यूज होंगे, एक रेंट और एक कैश, जिसमें से ये रेंट जो है ये एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे पर रेंट ड्यू होने का मतलब ही होता है मेरे पास ऑब्लिगेशन टू पे आ गई। जैसे ही ऑब्लिगेशन टू पे आ गई मुझे एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट तो हो गई होगा। अब अगर मैंने पैसे दे दिए हैं, कैश दे दिया है, तो वो असेट है, असेट गई। एक्सपेंस होता है कौन से नेचर पे? डेबिट। और असेट डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है? रेंट पेड, पेड वर्ड से पता चल रहा है कैश गया, असेट कम, तो ये कौन से नेचर पे आ जाएगी? अपोजिट नेचर पे। कैश का नेचर डेबिट होता है, उसके अपोजिट नेचर पे आएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी? अपोजिट नेचर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं असेट का नेचर कौन सा है? डेबिट नेचर। जब भी असेट इंक्रीज होगी कौन से नेचर से इंक्रीज होगी? कम होगी तो कैसे होगी? डेबिट से इंक्रीज हो जाएगी, डेबिट से ही कम हो जाएगी। डेबिट से इंक्रीज हो जाएगी, डेबिट से। ये क्या लिखा है? अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? उसका नेचर इसलिए तो दिया है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। सेम नेचर से इंक्रीज कर दो, अपोजिट नेचर से डिक्रीज कर दो। पैसे गए तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? पैसे कम होंगे ना, माइनस करेंगे ना हम। मैंने तो आगे तक सिखा दिया वापस से, फिर से इतने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये पता क्यों होना चाहिए? जैसे ये चैप्टर सीखेंगे वैसे हमें चैप्टर 8 भी आ जाएगा। इसी कंसेप्ट का एक स्टेप और है बस, वो डेबिट और क्रेडिट, बात खत्म। होता यही है, आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगरी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये भी बता देते हैं ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो भले ये डेबिट क्रेडिट अभी भी ठीक से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन ये तो समझ में आया कि एक एक्सपेंस है और एक असेट है। कोई डाउट इसमें? तुम असेट माइनस करते हो ना ये से कैश पे, क्यों करते हो माइनस? कम हुआ है। समझ आया? रेंट पेड की कहानी समझ में आई थी। अब जरा इसको समझने की कोशिश करो तो रेंट पेड इन एडवांस, क्या मेरे ऊपर रेंट ड्यू हुआ है और मैंने पे किया है, या मैंने पे कर दिया और अभी तो ड्यू ही नहीं है, पहले ही पे कर दिया है? क्या लगता है? पहले ही पे कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता प्रीपेड, हम आज पैसे देके फ्यूचर में बेनिफिट उठाते हैं उसके, हाँ या ना? आज पैसे देके कब उठाते हैं? फ्यूचर बेनिफिट। तो ये हमारी असेट जैसा है या एक्सपेंस जैसा है? असेट जैसा। ऐसे फील होने लगेगा, बाद में इतना सोचना ही नहीं पड़ता है। ये किसके जैसा हो गया? असेट जैसा। तो एक तो प्रीपेड रेंट नाम की असेट बनेगी, एक्सपेंस थोड़ी बनेगा इस आउटफ्लो से। और एक तो कैश है ही, क्योंकि पैसे तो दिए ही हैं, कैश डिक्रीज हो रहा है, प्रीपेड रेंट नाम की असेट इंक्रीज हो रही है। दोनों असेट असेट ही हो गया। ऊपर वाले में क्या था? रेंट ड्यू हो गया था, ऑब्लिगेशन टू पे आ गई थी, ऑब्लिगेशन टू पे आ गई थी तो एक्सपेंस हो गया था, इसीलिए अपन ने क्या नाम लिखा उसको? एक्सपेंस। लाइबिलिटी कहीं नहीं है। लाइबिलिटी तब होती जब अपने पर उधारी रह जाती। कहीं है क्या दोनों कहानी में उधारी? अरे ड्यू हुआ, पे कर दिया, यहां उधारी हुई क्या? पहले ही पे कर दिया, अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, हम तो इसको यूज करेंगे बाद में, यहां उधारी हुई क्या? तो लाइबिलिटी तो गेम ही नहीं है। समझ में आई बात ये दोनों में? अब आती है तीसरी बात, इसको समझो आराम से, आइसोलेशन में। पुरानी कहानी बोलो, वापस से सोचो क्या हुआ है? रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी होना। सपोज इसका मतलब यह है रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया पर पेमेंट नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तीन ही तो सीन हो सकते थे। ड्यू हुआ,
पे कर दिया। एक केस क्या हुआ, ड्यू हुआ ही नहीं, पहले ही पे कर दिया। अब कौन सा केस ले लिया हमने, ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, ड्यू होते से एक चीज तो पक्की है, एक्सपेंस हो गया, बोलो हाँ या ना। एक्सपेंस हो गया तो कौन सा अकाउंट आएगा, रेंट अकाउंट। यहां पे भी देखो ड्यू हुआ था तो हमने कौन सा अकाउंट ले लिया था, एक्सपेंस मान लिया था। पेड हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, ड्यू हुआ तो रेंट अकाउंट आएगा। और देखो जहां ड्यू नहीं हुआ था, रेंट पेड इन एडवांस, क्या ड्यू हुआ था, यहां पे रेंट इज नॉट ड्यू बट पेड, ये इसका मतलब था। तो ड्यू नहीं हुआ तो हमने रेंट अकाउंट यूज नहीं किया एक्सपेंस का, बल्कि एक क्या बना ली, असेट। अगर ड्यू हो गया तो एक्सपेंस तो हो ही गया, पैसे दो या पैसे मत दो। आया, समझ आया कि नहीं आया। रेंट ड्यू हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट तो हो गई, एक्सपेंस तो हो ही गया, पैसे दोगे तो कैश कम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो उधारी हो जाएगी। अब जैसे इस केस में एक तो आ गया रेंट अकाउंट, पर क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है, यहां पे आ रही है ना फीलिंग किसकी, तुम पे रेंट ड्यू हो गया। सोचो, इसको याद मत करो, तुम पे रेंट ड्यू हो गया है और तुमने पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी बनेगी। इस लाइबिलिटी का नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम रखें इसका, इसका नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग लिखने का तरीका है, O/S, आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई दिक्कत है तो बताओ, आइडेंटिफाई करना आ रहा है क्या हो रहा है। ड्यू होता है तो या इनकम, राइट टू रिसीव आएगा तो क्या बन जाएगी। ये कौन से वाले ड्यू थे, ऑब्लिगेशन टू पे वाले। हमने किसी का बिल्डिंग यूज करी है तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड थोड़ी। इनकम भी ड्यू होती है, लेकिन जिसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था, अगर कमीशन ड्यू हो जाता तो क्या बन जाती, इनकम। मीनिंग समझोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए देखो जब मैंने चार्ट पढ़ाया था तब मैंने क्या लिखा था, देखो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा असेट बनेगी, ऐसा लिखाया था। ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस किस में रखी थी हमने, असेट में। क्या रखी थी, प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने कहा था ना एक तरह का एक्सपेंस असेट भी होता है। कौन सा एक्सपेंस असेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने लाइबिलिटी बनाया था, ये देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बन गया। अब ये इसी का एग्जांपल आ गया है, एक्सपेंस का नाम है हमारा रेंट, और अभी देखो हमने प्रीपेड रेंट को क्या सपोज किया है, प्रीपेड रेंट। बस ये उसी कैटेगरी में तो आया है, देखो अपने आप। ये एग्जांपल लिख के रखा था मैंने, बोला था जब यूज करूंगा तब सिखाऊंगा कि ये कैसे आ जाता है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो, जो एक्सपेंस ड्यू ही नहीं हुआ वो पे किया है तो उसका तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना। हमारा मोबाइल रिचार्ज अगर प्रीपेड होता है तो उसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं, वो असेट है अपनी, राइट है उस पर अपना। लेकिन बिल अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, कोई बिल ड्यू हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, अपन ने पे नहीं किया, तो वो किस में जाना चाहिए, लाइबिलिटी। वो हमारी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे। और खर्चा ड्यू होते से किस में ही जाएगा, पक्का है, एक्सपेंस तो हो गया। कोई डाउट है इसमें। फिर से तीनों कहानी को दिमाग में रखो कि क्या हो सकता है एक्सपेंस के साथ। तीन ही सीन आ सकते हैं, ड्यू हो गया पे कर दिया, ड्यू हो गया नहीं पे किया। ड्यू हुआ तो एक बात पक्की है, एक्सपेंस तो हुआ। पे कर दोगे तो कैश कम हो जाएगा, पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बन जाएगी। और अगर ड्यू ही नहीं हुआ और पे कर दिया, सर ड्यू भी नहीं हुआ पे भी नहीं हुआ, अरे तो फाइनेंशियल वैल्यू आई भी नहीं गई भी नहीं, फिर तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने। एक ही तो केस बचा है, ड्यू भी नहीं हुआ पे भी नहीं हुआ, तो इसको रिकॉर्ड क्यों करोगे, फाइनेंशियल वैल्यू ना दी है ना ली है। लेकिन जब ड्यू भी नहीं हुआ और पे कर दिया, फाइनेंशियल वैल्यू का कुछ हुआ है ना, तो फिर रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। हम इसको असेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे, और कैश तो गया ही है। समझ में आया कि गया ऊपर से, पक्का।
सोच लो। ये सारी कहानी फिर से देखो मैंने कैसे समझानी शुरू की थी। मैंने कहा था एक्सपेंडिचर दो नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के। समझ में आ रही बात? कैपिटल नेचर में क्या आती हैं? असेट। और रेवेन्यू नेचर में क्या आते हैं? एक्सपेंस। तो रेंट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है बार बार? एक्सपेंस में। और प्रीपेड रेंट किस में आया? क्योंकि इस रेंट से क्या जुड़ा है? और इस रेंट से क्या जुड़ा है? क्योंकि ड्यू हो गया था। अभी भी आया समझ थोड़ा बहुत कि नहीं आया? पक्का? अब देखो मैं इसको क्वेश्चन पे लगा के दिखाता हूं। अब जो हमने सीखा उसको जरा अप्लाई भी करेंगे तो और सॉलिड होगा वो कि क्या करना है। लेट्स सी। ये देखो बोर्ड पे ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड रेंट, ये दिख रहा पेड रेंट, 6th पॉइंट। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसकी कहानी बनाओ। पेड रेंट ड्यू हुआ है या नहीं हुआ है? कहीं लिखा है एडवांस में पे किया? मतलब जब तक एडवांस ना लिखे तब तक हम यही मानते हैं कि वो ड्यू हुआ होगा इसीलिए पे हुआ है। अगर वो एडवांस हो तो उसे बताना पड़ेगा कि मैंने एडवांस पे किया है। जैसे वो कमीशन एडवांस में रिसीव किया तो उसने लिखा कि एडवांस में रिसीव हुआ है। अगर वो केवल कमीशन रिसीव लिखता तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना पड़ता और हम बोलते हैं कि कमीशन रिसीव का मतलब हुआ कमीशन ड्यू हुआ होगा इसलिए मिला है। यहाँ रेंट ड्यू हुआ होगा इसलिए पे किया है। अरे एडवांस होता तो वो लिख देता कि एडवांस है। तो यहाँ पे रेंट ड्यू हुआ होगा इसलिए पे किया होगा। तो दो चीजें कौन कौन सी आइडेंटिफाई होंगी इसमें? हाँ, उसका नाम रख लेंगे क्या? रेंट। उसकी कैटेगरी बनेगी क्या? एक्सपेंस। ऐसे नाम क्या रखेंगे? रेंट। और कैटेगरी क्या बन जाएगी? एक्सपेंस। और दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है पेड रेंट में? कैश कम हो गया। एक्सपेंस हुआ है तो कुछ तो होगा ना फिर इसके बाद सर। ऐसी कहानी जोड़ो दिमाग में। एक्सपेंस हुआ है तो या तो पे करूंगा या तो उधार रहेगा, और क्या हो सकता है? तो एक्सपेंस जब आइडेंटिफाई हो गया तो अगली कहानी तो बहुत ही सिंपल है सोचनी। तो यहाँ पे तो कैश दिया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब कैश तो असेट में जाती है और वो कम करना भी आता है। एक्सपेंस का क्या करोगे? रेंट का क्या करोगे? क्या नया नाम लिखोगे लाइबिलिटी में, असेट में कहीं? एक्सपेंस की कैटेगरी तो अपन बनाते ही नहीं है। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है क्या वो? फिर कैसे लिख दे? ना असेट में आ सकता है ना लाइबिलिटी में आ सकता है। बची एक जगह है कैपिटल। कैपिटल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट और लॉस को कवर करती है। सारे प्रॉफिट लॉस किस में चले जाते हैं? कैपिटल में। इस खर्चे से लॉस होगा ना तो वो किस में चला जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? ऊपर से गया। प्रॉफिट या लॉस किस में डाल रहे हो तुम? जब से प्रॉफिट लॉस काय से बनते हैं बताओ? इनकम माइनस एक्सपेंस से ही बनता है प्रॉफिट, की और कोई तरीका है? तो एक्सपेंस माइनस वाला है ना, वो लॉस बनाता है ना। तो कैपिटल तो अच्छा ऐसे सोचो, खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, किसको बिलोंग करेगा? इसीलिए किस में डालना पड़ेगा उसको? कैपिटल में। चेक करते हैं इसको। देखो पेड रेंट 200 रुपए, ये एंट्री कहाँ आई है? छठी एंट्री देखो, पेड रेंट 200 रुपए। देखो किस में से माइनस किया? पहले तो उसने कैश में से, दिख रहा है हुआ है कैश में से माइनस, फर्स्ट कॉलम। और देखो किस में से करना चाहिए उसको? कैपिटल में से किया है। कैपिटल में से 200 माइनस क्यों किया है? क्योंकि रेंट एक्सपेंस था। एक्सपेंस और इनकम सब किस में डाल दो? अंदर कैपिटल में। क्योंकि वो किसको बिलोंग करेंगे? बिजनेस के इनकम एक्सपेंस किसको बिलोंग करेंगे? ऑनर। इसलिए वो 200 रुपए किसने झेला है? आज हम यही सीखने बैठे हैं। अभी तक तो एसेट लाइबिलिटी था। आज नया क्या सीखने बैठे? इनकम और एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का
इक्वेशन में क्या इंपैक्ट आता है, वो कैपिटल में चला जाता है। समझ में आया? आज अभी तक हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, बार बार असेट और लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी यही आ रही थी। इनकम एक्सपेंस आए नहीं थे ज्यादा, एक आध प्रॉफिट लॉस आया था सीधा बस, पर इनकम एक्सपेंस नहीं आया था। आज हमने सीखा एक्सपेंस आया, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, और वो लॉस बना देगा किसके लिए, ऑनर के लिए। ऐसी कोई इनकम आ गई अगर अब, तो वो क्या कहाँ जाएगी, कैपिटल में ही जाएगी। और क्या कर देगी, कैपिटल को बढ़ा देगी। एक्सपेंस कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। पर पहली बार आया वो मैंने समझाया और यहां पे दिखाया कि देखो वो ऐसे चला गया। एक्सपेंस आइडेंटिफाई हो गया था, वो बिना आइडेंटिफिकेशन के नहीं जाना है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो पहला वाला तुम कर पाओगे कि नहीं। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को दो चीजें दी, एक कैश दिया 25,000 रुपए का और एक चेक दिया 25,000 रुपए का। दोनों गुरमान ने ही दिए। तो बिजनेस के पास दो चीजें आ जाएंगी। अरे वो दो चीजें देगा तो दो चीजें आएंगी ना, कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। चेक मिला है तो पैसे कहां पे आएंगे, अब बिजनेस के पास बैंक। कैश भी आया, बैंक भी आया। 25,000 25,000 दोनों मिला के कितना आ गया टोटल, 50। लाइबिलिटी भी तो 50 की बन गई, हाँ या ना। कैपिटल हर वो चीज है जो ऑनर हमें देता है, चाहे वो कैश दे दे, चाहे वो कैपिटल वो बैंक में पैसे दे दे, चाहे वो बिल्डिंग दे दे, चाहे वो स्टॉक दे दे, वो सीधा हमको दे सकता है। इसलिए कैपिटल कितने की आई देखो, और इधर देखो क्या आ गया, कैश में 25 और बैंक में 25। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक एक एक ही आ रहे थे, कैश कैश कैश। इस बार ऑनर ने दो चीज दे दी तो हमने दोनों लिख ली अलग अलग करके, पर कैपिटल ही है ना, दोनों है तो दोनों ऑनर से मिली हुई चीजें। तो लाइबिलिटी है हमारी 50,000 की, ऑनर से 50 मिले, वो कहाँ रखे हैं, कैश में 25 बैंक में 25। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला वाला देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये तो घिसी पिटी एंट्री हो गई, अब तो ये जल्दी से आनी समझ में चाहिए। परचेज गुड्स, स्टॉक बढ़ेगा कम होगा, कितने रुपए से, 4,000 से। दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, स्टॉक बढ़ा है, असेट बढ़ी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, समझो उसको, लाइबिलिटी भी बढ़ी है। एक तरफ बढ़ा है तो या तो इसी तरफ कम हो जाता कैश, या तो एक परचेज कर लेते कैश में तो ये यही कम हो जाता, या फिर क्या होता है इसमें, इसीलिए बोल रहा हूं समझ के कर लो बजाय इसके याद रखने के। उधार पे खरीदा था, स्टॉक बढ़ गया, उधारी भी बढ़ गई। लाइबिलिटी में क्या क्या नाम की लाइबिलिटी लाए, ये तो समझ में आ गया लाइबिलिटी है, किस नाम की, देखो आ गया तुम्हें, स्टॉक और क्रेडिट है। दो चीजें हुई, जैसे ही दो होती हैं हम क्या कर देते हैं, टोटल नई इक्वेशन बन जाएगी। और नई इक्वेशन क्या समझाएगी, अपने पास टोटल 54,000 की लाइबिलिटी है, 54,000 की, 50,000 की ऑनर की, 4,000 दूसरों की। ये 54,000 रुपए हमारे कंट्रोल में ही है। कहां रखे हैं, 25 कैश में, 25 बैंक में, 4,000 स्टॉक में। ऐसे रीड हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया? अगला पढ़ के देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। पहले सही अंडरस्टैंडिंग बनाओ। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है और काय में खरीदा है, कैश में खरीदा है। स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट कहां जाना है, देखो एक असेट बढ़ गई है, अब मैच होने के लिए या तो किसको, दोनों, एक असेट बढ़ी है तो या तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होकर मैच करेगी, दूसरी साइड है ना, इक्वेशन है, एक साइड बढ़ी है तो दूसरी को भी या तो बढ़ना पड़ेगा या तो इसी साइड को वापस कम होना पड़ेगा। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो यही साइड कम हो जाएगी क्योंकि वो भी असेट है। उधारी पे होती तो लाइबिलिटी बढ़ जाती। दोनों में कोई एक तरीका होगा कि ये मैच हो जाएंगे। ये कौन सा वाला केस है, सेम साइड पे ही एक चीज बढ़ गई और एक चीज, स्टॉक और एसेट कैश दोनों असेट ही है, एक असेट बढ़ी एक असेट कम हो गई, इसलिए हम न्यूट्रलिटी पे हैं। आया, समझ आया कि नहीं आया? चेक कर लो, देखो 1,000 रुपए से कम हुआ कैश, 1,000 रुपए से बढ़ गया कौन, स्टॉक।
एक नई इक्वेशन मिल गई हमारी आज। अब हम टैली कैसे हैं, वही 54,000 की लाइबिलिटी है, लेकिन अब कैश कम हो गया 24,000 पे और स्टॉक पहुंच गया 5,000 पे। बैंक में तो वही रखे जो रखे थे 25,000। है ना मैच? कुछ समझ में ना आने वाली बात हो तो बताओ। अगली स्टेप पे जाते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या फिर से स्टॉक बढ़ेगा परचेज हुआ है तो? वेरी गुड, कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। गुड्स होता ना सर तो मैं स्टॉक बढ़ाता। ये तो फर्नीचर है, ये थोड़ी स्टॉक बढ़ा देगा, ये बेचने का सामान थोड़ी है, ये तो यूज करने का सामान है, मेरी एसेट है, मैं यूज करूंगा लॉन्ग टर्म। तो ये क्या कहलाएगी? फर्नीचर अकाउंट है तो असेट ही, कंट्रोल है, मेरा ओनरशिप है। परचेज किया है, असेट बढ़ गई, तो भैया कुछ दूसरा इंपैक्ट भी हुआ होगा। कैश सेम साइड पे इंपैक्ट आ गया, उधारी हुई नहीं तो उधारी पे इंपैक्ट जाएगा ही नहीं। फर्नीचर को बढ़ा देंगे कितने से, जितना अमाउंट है, और कैश को कम कर देंगे। चेक कर लेते हैं, देखो कैश कम हो गया, देखो फर्स्ट कॉलम में कैश है 500 और फर्नीचर बढ़ गया देखो 500। कोई डाउट? अगली एंट्री देखो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। अब है ना, इसको जरा समझना, ये अच्छी चीज है, ये मैं समझाता हूं। एक रिलेशन सिखाया था मैंने तुम्हें कि देखो बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग लोग होते हैं, बोर्ड पे देखना। और ऑनर जब बिजनेस को फंड देता है, इन्वेस्ट करता है इसमें, तो उसका नाम हमने रखा है कैपिटल। जब ऑनर बिजनेस को पैसे देता है तो बिजनेस इसे अपना लाइबिलिटी बना लेता है, और कैपिटल के नाम पे कैश देगा तो दो चीजें आ जाएंगी बिजनेस के ऊपर, एक कैश आ जाएगा, एक लाइबिलिटी आ जाएगी, एसेट भी आएगी लाइबिलिटी भी आएगी। लेकिन क्या ऑनर इस पैसे को निकाल भी सकता है? बिल्कुल, ये हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे ही तो है, एंड परफॉर्म है, तो वो निकाल भी सकता है। जब वो पैसे विड्रॉ करता है तो ये ड्राइंग कहलाती है। हालांकि वो ड्राइंग करती किसको कम है? कैपिटल को ही। अगर उसने 1,00,000 रुपए सपोज हमें दिए थे, आज उसने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो हम यही बोलेंगे ना, भैया तेरे 90,000 बचे। अब वो दिखाएंगे कैसे? 1,00,000 में से 10,000 माइनस करके दिखाएंगे। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। एडिशनल कैपिटल और दे देता, अभी पिछले क्वेश्चन में दी थी उसने, तो और ऐड कर दी थी हमने, बढ़ जाती। ड्राइंग करेगा तो कम हो जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें? अब इस इंफॉर्मेशन को फिर से पढ़ो। विड्रॉ कैश, कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, लेकिन कहां से? बैंक से। एक हमारे पास छुट्टा कैश पड़ा है बिजनेस के पास, और एक बैंक में पैसे पड़े। नहीं, चेक आया था वो तो अपन ने बैंक में जमा कर दिया, इसलिए उसको किसमें लिख दिया था? बैंक में। तो पैसे बैंक में पड़े और पैसे कैश में पड़े, ये कहां से निकाल के ले गया है ऑनर? बैंक से निकाल के ले गया। तो कम कौन होगा? बैंक कम होगा, कैश कम नहीं होगा। निकाला कैश है, लेकिन उसको वर्ड से मत जाओ, समझो, उसने बैंक से पैसे निकाल दिए। बैंक से पैसे निकाल दिए तो बैंक को कम कर देंगे, असेट कम हो जाएगी। एक असेट कम हुई है, सोचना एक साइड कम हो गई है, या तो अब दूसरी साइड को नीचे आना है या इस साइड को ही बढ़ना पड़ेगा। अब ये वाली कहानी क्या है? ऑनर ने क्या है, ये तो घर, क्या वर्ड यूज किया है? पर्सनल यूज। वो घर ले गया है, तो कैपिटल कम हो जाएगी। एक साइड फिर दूसरी साइड, दोनों साइड कम हो जाएगी, तो कैपिटल में से डिक्रीज होगा और बैंक में से डिक्रीज होगा। कोई डाउट है क्या? ये चेक कर लो, पर्सनल यूज वाला केस देखो, बैंक में आ रहा है नीचे -700 और कैपिटल में भी नीचे आ रहा है -700, दोनों डिक्रीज हो गए। कोई समस्या है? अब देखो हमारी लाइबिलिटी ही कम हो गई है 700 रुपए से। अब ओवरऑल लाइबिलिटी 54,000 नहीं बच रहेगी, 54,000 में से 700 गए, 53,300 बची है, और ये 53,300 हमारे पास यहाँ यहाँ इतने इतने हैं। कोई डाउट है क्या? समझ में आया? सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। पेड रेंट आ गई अपनी वापस से, वही फिर से सोचो इस पे। हमने रेंट पे कर दिया, ऐसा बोल रहा है। एडवांस एडवांस वर्ड यूज ही नहीं किया, तो हम क्यों सोचे एडवांस? हम मानेंगे क्या? ड्यू हुआ होगा इसलिए पे किया होगा। जैसे ही समझे रेंट ड्यू हुआ होगा, मतलब एक्सपेंस तो हुआ ही है और पेमेंट भी हुआ है,
पेमेंट हुआ है तो कैश, और एक्सपेंस हुआ है तो रेंट अकाउंट ये नाम आएगा। लेकिन वो तो किस में चला जाता है, हम दिखाते ही नहीं है इनकम एक्सपेंस को, किस में डाल देते हैं, कैपिटल में। एक्सपेंस से कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी, कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम कैश कम, दोनों साइड कम हो रही हैं 200 200 से। और ये हमने देखा भी था, फिर से देख लो, ये देखो ये हो गई 200 200 से कम दोनों। कोई डाउट है यहां तक? आगे चलते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, आराम से समझना, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है। कैटेगरी बताओ इसकी। बैंक क्या थी हमारी, बैंक में पैसे पड़े थे ना, उस पर ब्याज दे दिया बैंक वालों ने आज। इसको कौन सी कैटेगरी में रखे अपन, इनकम, एक्सपेंस, असेट या लाइबिलिटी? बताओ। पैसे मिले हैं तो आउटफ्लो तो वैसे ही नहीं सोचना चाहिए, सब इनफ्लो ही सोचो। अरे इंटरेस्ट मिला है, आउटफ्लो तो सोचने का सेंस ही नहीं है। आया है, आय पे तो दो ही आउटकम होते हैं, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। इसको पढ़ के फील कर लो जरा कि लाइबिलिटी लग रही है कि इनकम लग रही है तुम्हें। मेरा पैसा रखा बैंक वालों ने इसलिए ब्याज दिया, मेरा राइट टू रिसीव था। अरे ये फोकट का थोड़ी मिला है कि मेरे को वापस देने देने, क्या ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे है क्या? इनकम है। लेकिन इनकम का हम करते क्या है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, बिजनेस की बात छोड़ो, इस इक्वेशन में क्या करते हैं इनकम का? कैपिटल में ले जाते हैं, एक्सपेंस को भी और इनकम को भी। अभी एक्सपेंस माइनस कर दिए थे कैपिटल, इनकम क्या करेगी कैपिटल को? क्योंकि वो ऑनर के पास चली जाएगी ना फाइनली, तो हमारा तो है नहीं, वो इनकम है पर वो अल्टीमेटली ऑनर को बिलोंग करती है, इसलिए वो कैपिटल में चली जाएगी। ये समझ में आया या नहीं आया? क्या नाम की इनकम है ये, नाम बताओ इस इनकम का। इस इनकम का नाम है इंटरेस्ट। वो तो कैपिटल कैटेगरी में चली गई है, नाम क्या है उसका, इंटरेस्ट नाम है इस इनकम का। कैपिटल तो कैटेगरी है जिसमें वो चली गई है। जैसे रेंट नाम था एक्सपेंस का, डाला उसको भी कैपिटल में था, पर एक्सपेंस का नाम तो क्या था, रेंट। ऐसे इस इनकम का नाम तो क्या है, इंटरेस्ट। ये कैपिटल बढ़ा देगी, एक्सपेंस था उसने कैपिटल कम कर दिया था, पर उसका अपना नाम था, नाम मत भूलो। समझ में आई बात? वो दिख नहीं रहा है यहाँ अभी, वो अकाउंटिंग 8 चैप्टर में अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग नहीं है, फिर बोल रहा हूं ये क्या है, समझना कि कैसे इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, वो वाली बात। आगे चलो। अच्छा इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट इनकम है, ये तो समझ में आ गया। एक और चीज क्या है इसमें, रिसीव्ड वर्ड कुछ दिखाता है, रिसीव्ड पैसा मिला है, पेड वर्ड क्या दिखाता है, पैसा गया है, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश, कैश बढ़ जाएगा, एक तरफ कैश बढ़ेगा एक तरफ कैपिटल बढ़ेगी। समझ नहीं आया? रेंट एक्सपेंस का एग्जांपल, इंटरेस्ट इनकम वाला एग्जांपल। एक इनकम भी देख ली जो रिसीव हो गई तो कैश बढ़ा गई, एक्सपेंस देख लिया जो पे हो गया तो कैश कम कर गया। एक्सपेंस और इनकम की एक ही डेस्टिनेशन है, ऑनर। कैपिटल अकाउंट को या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, एक्सपेंस होगा कम कर देगा, इनकम होगी बढ़ा देगी। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत सिंपल बात है। कोई समस्या है तो बताओ। इसको ये आइडेंटिफाई तो हो गया था ना कि ये इनफ्लो था, इनफ्लो था तो केवल किस तरफ सोचो, या तो लाइबिलिटी है या तो इनकम है। और इसको पढ़ के क्या समझ में आया था, इनकम मिली, राइट टू रिसीव था। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? अभी और चलो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तो वो पुरानी एंट्री आ गई फिर से। गुड्स को बेचा है उधारी पे, पैसे नहीं आए हैं, उधार बेचा है, पर गुड्स बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा। पर ये 500 रुपए का गुड्स 700 रुपए में बेच दिया है, तो स्टॉक 700 से कम होगा कि 500 से? स्टॉक 500 से ही कम होगा, क्योंकि मेरी गुड्स प्रॉफिट 200 है, 200 रुपए, 700 रुपए कहां जाएंगे? पैसे मिले क्या?
हम्म। लाइबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तुम गुड्स भी बेचोगे और पैसे भी दे दोगे? वाह। पैसे लेने हैं कि देने हैं? हाँ, तो ये लाइबिलिटी है। क्या है ये फिर? फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो क्या है ये? असेट हो जाएगी प्राणी। और इस असेट का नाम क्या है? डेटर। हाँ। देख कितना इजी है, बताऊं? अभी तो तूने बहुत घुमाया है उसमें अपने आप को। कितनी इजी बात होती है जब अपन सामान बेचते हैं। कॉमन सेंस यूज कर, कॉमन सेंस। जब अपन सामान बेचते हैं, सामान दिया तो या तो पैसे अभी ले लिए, नहीं तो पैसे बाद में आएंगे। दो ही तो बात हो सकती है, तीसरी कौन सी होती है बता? पैसे आएंगे तो कैश बढ़ जाएगा, तब भी एसेटी बढ़ेगी। पैसे बाद में आएंगे तब भी एसेटी आएगी। अरे यार, सामान बेचा है तो या तो पैसे दे दो, नहीं तो बाद में दे देना, तब भी एसेटी आएगी, वो भी डेटा ही है। इतनी सीधी बात है, इतनी सीधी। 700 अभी दे दो, नहीं तो 700 बाद में दे देना। स्टॉक से तो 500 ही कम होने, बेचा ही 500 का है। 700 आने हैं, अभी दे दो, नहीं तो बाद में देना। अभी दोगे तो कैश बढ़ा दूंगा, बाद में दोगे तो डेटर बढ़ा दूंगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत है? इतनी सीधी है लाइन। पर मैं करो कोशिश, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फिर खींच के बताऊंगा कितनी छोटी और कितनी सीधी सी बात है। और 200 रुपए का प्रॉफिट है तो वो तो कैपिटल पे चला ही जाएगा। ऐसे सोचना अगली बार। अब अगली बार कोशिश करना ऐसे, जितनी सीधी मैंने बताई है। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसको चेक करा लो। ये देखो डेटर। डेटर नाम ही क्यों लिखना पड़ा? उसमें नाम नहीं था। ये देखो, ये लिखा अपन ने शुरू से डेटर, और वो आए 700 रुपए। 500 रुपए स्टॉक से कम कर दिए, 200 रुपए कैपिटल में आ गए। ठीक है। अब अगली देखो क्या है। पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई लाइबिलिटी होगी जो हमने खत्म कर दी है, पे कर दी तो खत्म होगी, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। दोनों कम हो जाएंगे, क्रेडिटर भी और कैश भी। ये समझ में नहीं आया? हम्म। हाँ, क्रेडिटर तो अपने पास ऑलरेडी 4,000 के लिखे हुए चल ही रहे थे। ये देखो, जैसे ही एंट्री आई 400 रुपए उसमें से गए, और उसके बाद लाइबिलिटी केवल कितने की बची? 3600 की। और इधर से 400 का कैश चला गया। कोई डाउट? अगला देखो, पेटी एक्सपेंस। नई कहानी है, जरा देखो। छोटा सा कंसेप्ट और आज का। मैंने बोला था कंसेप्ट कॉपी अलग ही रखना। ये जब लेक्चर भी देखोगे तो कंसेप्ट कॉपी में लिखना, ये जो कंसेप्ट आ रहे हैं। पेटी एक्सपेंस क्या होता है, और अपनी तरफ से और जो लिख सकते हो वो लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, इसीलिए वो मेथड बना रखी, डेवलप कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो पेटी एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे। अब छोटे खर्चों को सबके नाम लिखेंगे तो पता नहीं कितने होते हैं ऐसे। आज कोई आया, उसको चाय पिला दी। आज गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, गाड़ी ऑफिस की गाड़ी का, तो उसको सुधरवा दिया। अब ये ऐसे सब कहाँ लिखते जाएंगे इतने सारे? और इसके लिए सब जगह जनरली कैश भी लगता है अपने को, है ना? तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो ऐसे पेटी एक्सपेंस एक्चुअल में होते तो एक्सपेंस ही है ना। ये तो नाम से ही बता रहे कि मैं खर्चा हूं, और खर्चा गया है तो कैश तो गया ही है। खर्चा किस कैटेगरी में चला जाएगा? खर्चे की कोई कैटेगरी अपने पास नहीं है सर। हम क्या करते हैं, कैपिटल को कम कर देते हैं। यही तो कहानी सीखी आज। एक्सपेंस जब भी रिकॉग्नाइज होता है, कैपिटल कम कर देते हैं। इनकम होती है तो कैपिटल बढ़ा देते हैं। आज इनकम और एक्सपेंस का ही यूज देखा है। 4 कैटेगरी में से असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी रोज सीख रहे थे। आज क्या देखा नया? इनकम एक्सपेंस। उसके लिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में जगह ही नहीं है। असेट लिखी है और लाइबिलिटी लिखी है, तो इनकम एक्सपेंस दोनों को किस में डाल दिया है? कैपिटल में डाल दिया। ऑनर को दे दिया, बोले इससे प्रॉफिट लॉस होता है, तेरे को होगा। अरे इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इन दोनों का रिलेशन ही तो है। इनकम माइनस एक्सपेंस ही तो प्रॉफिट होता है।
बोले ये प्रॉफिट बनाएगा या लॉस बनाएगा, ये तुझे मिल गया। तो ये देखो फिर से पेड पेड वर्ड क्लियर कर रहा था मैंने, ये खर्चा दे दिया, छोटे मोटे खर्चे। और उनके नाम नहीं लिखा उसने, बोले काय का खर्चा, बोले छोटा मोटा खर्चा थोड़ा। तो 200 रुपए का छोटा मोटा खर्चा था, तो हम तो उसको क्या करेंगे, सिंपल कैश कम कर दो 200 से और कैपिटल को भी कम कर दो 200 से, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन की जो काम की बात थी वो थी पेड रेंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये पेटी एक्सपेंस, क्योंकि इधर इनकम एक्सपेंस हो रहे थे और हमने ये सीखा कि इनकम एक्सपेंस को हम कैपिटल में ले जाके खत्म करते हैं, उससे लॉस या प्रॉफिट बनते हैं, इसीलिए वो ऑनर को बिलोंग करते हैं। बाकी तो जो हम सीख रहे थे वो का वही है, कुछ नया नहीं है। और कोई डाउट है, दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस पूरी लाइन को पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यार इंटरेस्ट मुझे मिलने की बात हो रही है। वो ड्यू हो गया है मतलब मेरा राइट अराइज हो गया है। ड्यू होने का मतलब यहां पे राइट की बात हो जाएगी ना, क्योंकि मिलने वाली बातें हो रही है। देने वाली बात होती तो ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, ऐसे बोल देता। ये रिसीव्ड वाली बातें हो रही है, ये क्लियर हो रहा है ना ये लाइन से कि इंटरेस्ट मिलने वाली कहानी में हूं मैं। ड्यू होने का मतलब है कि मेरा राइट अराइज हो गया है। यस, लेकिन वो पैसा मुझे अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। तो ऐसी इनकम जिस पे राइट हो जाए अराइज और वो बाद में मिले, इसको वन वर्ड बनाते हैं आज अपन। इसको वन वर्ड में क्या बोलूंगा मैं पता है? अक्रूड इनकम। अगर ये एक्सपेंस हो जाता ना कि ड्यू बट नॉट पेड, तो उसे बोल देता हूं आउटस्टैंडिंग। इनकम के केस में भी सर हम आउटस्टैंडिंग नहीं लिख सकते क्या? क्या अलग मतलब होता है? इसका मतलब भी तो बाकी यही होता है कि मेरी इनकम मिलना बाकी है। फिर अक्रूड यूज क्यों किया? ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है, कोई ऐसी रिजिड बात नहीं है। कोई आउटस्टैंडिंग इनकम लिख देगा तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन बोलचाल की जो भाषा है अकाउंट्स की, उसमें इसको अक्रूड वर्ड यूज किया जाता है ताकि बाइफर्केशन रहे यार। आउटस्टैंडिंग वर्ड हम एक्सपेंस पे यूज करते हैं बाकी वाली कहानी पे, और इनकम में हम उसी को अक्रूड बोल देते हैं, सेम ही बात है। इनकम का राइट मिल गया है, पैसे मिलने बाकी है, तो पैसे तो बाद में आएंगे। ये फ्यूचर रिसीवेबल क्रिएट कर रहा है, हाँ या ना? मतलब इसको असेट बनना चाहिए। एक तो इनकम ड्यू होते से तुमने जो पकड़ा था वो तो हो ही गई है, एक तो इनकम हो गई है, और एक तरफ क्या बन गई है? असेट। इनकम का नाम क्या रखेंगे हम? इंटरेस्ट। और असेट का नाम क्या रख लेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। अरे उस इनकम का नाम आ जाएगा ना, अक्रूड इंटरेस्ट। इस कहानी को और इजी कर दूं, अगर तुम्हें इनकम होगी तो दो बातें हो सकती हैं, या तो कैश मिलेगा या तो बाद में मिलेगा। अरे कैश या तो अभी मिलेगा, अभी मिल गया तो कैश अकाउंट आ जाएगा, लेकिन अगर बाद में मिलेगा, जैसे सेल करते हैं बाद में मिलती तो डेटर बना देते हैं ना। सेल किया तो या तो अभी कैश मिलेगा या तो कैश बाद में मिलेगा। अभी कैश मिलता है तो हम कैश अकाउंट ले आते हैं, और बाद में मिलता है तो डेटर अकाउंट ले आते हैं। यहां पे हम इनकम की बातें कर रहे हैं, ये सेल नॉर्मल सेल नहीं है गुड्स की, तो यहां पे हम डेटर डेटर नहीं बोलते, है वही वाली बात, डेटर जैसी बात तो है, बाद में मिलेगा। इसका नाम हमने रख दिया फ्यूचर में इनका कैश मिलेगा। इनकम तो हो गई, हाँ हाँ, मेरा राइट अभी आ गया है, हाँ। कैश आज नहीं आया है,
कैश फ्यूचर रिसीवेबल है, ये वर्ड फ्यूचर रिसीवेबल हो गया ना, तो ये एसेट क्रिएट करेगा ना। इनकम ड्यू पड़ते से, इंटरेस्ट नाम की इनकम मिल रही है, वो ड्यू हो गई। ड्यू हो गई मतलब इनकम तो हो गई। हो सकता है कैश मिल जाए, कैश मिलेगा तो हम कैश अकाउंट ले आएंगे दूसरी तरफ। एक अकाउंट तो पक्का हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू होते से एक अकाउंट पक्का हो गया, कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट। कैश मिलता तो दूसरा अकाउंट आ जाता, कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट। अब कैश नहीं मिला तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। अब आया समझ अभी भी कि नहीं? इंटरेस्ट ड्यू होते से एक अकाउंट पक्का है, इंटरेस्ट अकाउंट। रेंट ड्यू होते से एक अकाउंट पक्का है, रेंट अकाउंट। दूसरी बात तो इस पे रहती है कि पैसे अभी मिलेंगे के बाद। ड्यू हो गया मतलब एक घटना तो घट गई है कि मेरा राइट आ गया है। आया समझ, आया कि नहीं आया? फ्यूचर रिसीवेबल वाली बात की वजह से असेट आई है। राइट आने के वाले, एक तो इस लाइन को पढ़कर समझ में आ रहा था ना, इंटरेस्ट लेने का राइट आ गया है। राइट आ गया तो इनकम बुक करो, और फ्यूचर में मिलेगी इसलिए असेट बुक करो। कोई डाउट है? चलो, अभी ये लाइन को मैंने ऐसे क्रैक करके बता दिया। इसमें दो नाम आएंगे, एक इंटरेस्ट और एक, अरे कैश तो मिला ही नहीं प्राणी। एक इंटरेस्ट और एक अक्रूड इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट और एक अक्रूड इंटरेस्ट। कैश की जगह जो दूसरी चीज आई है वो क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। अरे एक इनकम रिकॉग्नाइज हो गई थी राइट टू रिसीव से, और एक असेट रिकॉग्नाइज हो गई थी फ्यूचर रिसीवेबल से। ये लाइन पढ़ के दो बातें समझ में आई थी या नहीं? अभी भी आ रही है कि नहीं देख लो। इंटरेस्ट ड्यू, एक्सपेंस वाली तो बात ही नहीं है, पूरी लाइन पढ़ के ही पता चल गया था इनकम वाली बात है। राइट टू रिसीव आ गया था, ये तो तुमने एक सेकंड पकड़ लिया था। और फिर फ्यूचर रिसीवेबल समझ में आया था। वो चार वर्ड ही तो घूम रहे हैं, बाकी क्या है? जो पहला चार्ट बनाया उसमें क्या था? राइट टू रिसीव, फ्यूचर रिसीवेबल, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे, फ्यूचर पेबल। अरे चार ही वर्ड घूम रहे हैं। फ्यूचर रिसीवेबल वर्ड को क्या डेफिनेशन दी है हमने? असेट। फ्यूचर पेबल को क्या दी है हमने? लाइबिलिटी। प्रेजेंट राइट टू रिसीव को क्या नाम दिया है? और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे को क्या नाम दिया है? बस। तो इसमें यही तो ढूंढा हमने, और क्या ढूंढा? अगली लाइन क्या है? चलो पढ़ो। हाँ, ओ सॉरी, अगली लाइन पढ़ो। ध्यान से, रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000। क्या बोलते हो? इसको पढ़ के पूरी कहानी समझने की कोशिश करो, क्या हुआ है? एडवांस में कोई चीज मिल जाए तो वो असेट होती है। ये पेमेंट की बातें हैं क्या? या तो वर्ड ही कौन सा लिखा है? इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है? पहले चलो ये बता दो। ये लाइन पढ़ के इनफ्लो या आउटफ्लो काय की फीलिंग है? इनफ्लो। तो आउटफ्लो के तो नाम ही छोड़ दो, या असेट और एक्सपेंस में तो आ ही नहीं सकता। नहीं आया ना समझ क्या बोला मैंने? असेट और एक्सपेंस कैसे हो जाएगा जब ये इनफ्लो है? तो इसको तो इनकम या लायबिलिटी होना पड़ेगा। अब बताओ, फिर से पढ़ के, लायबिलिटी की फीलिंग है या इनकम की फीलिंग है? पढ़ के फील बताओ तुम तो अभी नॉर्मली।
असेट तो आउटफ्लो से बनती है। ये तुक्के से लगा रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आया अभी। लाइबिलिटी लाइबिलिटी आएगी, नो डाउट लाइबिलिटी हो। अरे मैं मेरी फीस बच्चों की एडवांस में लूंगा तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू, इसीलिए तुमको समझ नहीं आई ये लाइबिलिटी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे एंड टू परफॉर्म। तुम किसी से, तुम दुकान बैठे हो, तुम्हारी दुकान है, इतना इजी है ये, कठिन है ही नहीं। या तुम्हारा बिजनेस है रेंट का, तुम रेंट लेते हो, तुम्हें एडवांस रेंट मिल गया, अब उसे रहने देना पड़ेगा ना जिस पीरियड के लिए उसने एडवांस रेंट दे दिया। ये ऑब्लिगेशन है ना फ्यूचर के लिए तुम्हारे ऊपर। अगर कोई चीज तुम एडवांस ले रहे हो, तुम्हारा राइट थोड़ी है लेने का। अरे जब भी इनफ्लो होगा, दो ही बातों पे उसको टेस्ट करो। उसका टेस्टिंग काय पे? राइट मेरे को मिला है, कोई चीज मुझे मिली है, तो मेरे राइट की वजह से मिली है क्या? ये मेरा राइट था क्या? एडवांस लेना राइट कब से हो गया? तो जब ये राइट नहीं है तो ये लाइबिलिटी है ना। और समझ में भी आ रहा है कि यार मेरे को तो इसको रहने देना पड़ेगा अब। आया आया समझ आया पक्का? उसी चार्ट पे घूमता रहूंगा मैं, और उस चार्ट को ही तुम जितनी अच्छे से ग्रिप करोगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन पे वही चार्ट आएगा बार बार। यही समझना है कि क्या मैं उसे सही तरीके से अप्लाई कर पा रहा हूं। और घबराओ मत, शुरू में यही एक तरीका होता है, मैं रटा दूं, उससे फायदा क्या? कुछ भी आए वो उसी चार्ट पे मैच होता है, और वो टेक्निक तुम्हें सीखनी है। कैसे? ये इंफॉर्मेशन पढ़ के एक चीज समझ में आ गई थी, इनफ्लो था, आउटफ्लो तो था ही नहीं। पैसा मिला है अभी अपने को, पैसा मिला है, एक चीज तो कंफर्म हो गई सर, कैश अकाउंट। अरे रिसीव्ड वर्ड क्लियर कह रहा है कि कैश हूं मैं, कैश आया हूं, तो कैश तो एक चीज हो गई थी। एक इंपैक्ट तो असेट में चला गया था और कैश बढ़ गया था। दूसरा इंपैक्ट सोच रहे थे हम, भैया ये जो पैसा आ गया, ये मेरे राइट टू रिसीव का है क्या? ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो क्या मैं इसे रेंट नाम दे सकता हूं? रेंट नाम तो तभी देता हूं जब वो ड्यू होता है। इनकम बनती तो आता रेंट। अरे रेंट नाम का एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होती है ना, क्या है उसमें? दोनों तरफ हो सकता है ना, रटना नहीं है। इसीलिए इसीलिए एग्जाम्पल से मैंने बोला था, एग्जाम्पल आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। कंसेप्ट क्या है? इनफ्लो है ये तो, पैसा लिया मैंने रेंट का, मेरी प्रॉपर्टी होगी, ऐसा भी तो बिजनेस होता है। तो रेंट नाम तो मैं नहीं लिख सकता, रेंट ड्यू होता तो रेंट नाम लिखता। इसको क्या लिखना पड़ेगा पता है? एडवांस रेंट। और ये एडवांस कमीशन जैसे ही तो पॉइंट हो गया, जैसा अभी पीछे पड़ा था। इनकम नहीं है ये मेरी अभी, क्योंकि मेरा राइट नहीं है इस पे। राइट होता तो इनकम लिखता। समझ आया? ये देखो, इनकम लिखी थी जब राइट था, इंटरेस्ट ड्यू, मेरा राइट था वो इंटरेस्ट, तो क्या लिखी थी मैंने? इनकम। वो मिली नहीं तो बाद में मिल गई, बाद में मिलेगी, अपन ने लिख के रख ली अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेंडिंग है, आएगा। इनकम तो हो गई, मिलेगी बाद में। ये गेम क्या था? पैसे मिले, इनकम बोलो ही मत, पैसे मिले, पर वो इनकम के नहीं है। अभी तो एडवांस मिल गया है, इस पे मेरा राइट। एडवांस पे कभी राइट होता है? एडवांस का मतलब ही क्या है? तुम्हारा राइट नहीं है और तुम्हें पैसा मिला है, तभी तो एडवांस है वो। ये तो लाइबिलिटी है मेरी। आया समझ आया कि नहीं आया? पक्का? इसे फिर सुनना घर पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये नई टर्म सीख रहे हो अभी। अभी अभी चलो और करो। ये इस चैप्टर की लगभग आखिरी चीज सीख रहे हैं अपन। हाँ, आगे चलो, मुझे और अगला वाला पॉइंट बताओ।
पहले तो हमेशा कहानी को आसानी से पढ़ते हैं। अभी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा ज्यादा, पहले मैं बताता हूं, तुम थक रहे हो। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पहले ही ये मेरे को समझ में आया, ये आउटफ्लो वाली कहानी है। बोर्ड पे देखना, अभी इधर उधर देखना ही नहीं। इनफ्लो का तो केस ही नहीं है। मैंने पैसे दे दिए हैं और एडवांस में दे दिए हैं। पैसे दे दिए हैं और एडवांस में दे दिए हैं। पैसे दे दिए हैं मतलब कैश तो गया। एडवांस में पैसे दिए हैं, पैसे इंश्योरेंस प्रीमियम के ड्यू होते तब देता तो एक्सपेंस था। पहले से पैसे दे दूंगा किसी भी खर्चे के, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस की कैटेगरी वाला है, नो डाउट, पर ये मैं पहले से दे रहा हूं, ड्यू के पहले ही दे रहा हूं। ड्यू तो हुआ ही नहीं है, ये कहीं लिखा ही नहीं, एडवांस में दिया है, ड्यू तो हुआ ही नहीं है। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम लिख दिया। अगर ये ड्यू हो जाता तो मैं प्रीपेड नहीं लिखता। अभी ये असेट बनी है, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस तो तब होता जब ये ड्यू होता। बिना ड्यू हुए मैंने पैसे दिए हैं किसी को, तो मैं बाद में बेनिफिट लूंगा ना, ये मेरा फ्यूचर बेनिफिट है इससे। ऐसा आउटफ्लो जो ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, वो पक्का क्या क्रिएट करेगा? असेट। ये असेट क्रिएट हो गई। अगर मेरे ऊपर ड्यू हो जाता ये इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर मैं पे करता, तो एक्सपेंस होता। समझ में आई बात? पे तो हो ही गया, ये तो छोड़ दो, ये तो एक बार तो गई। समथिंग इज पेड, दो आउटकम हो सकते हैं। वो ड्यू है क्या? ड्यू है तो एक्सपेंस है, और बिना ड्यू किए पे किया तो असेट है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे समझे थे। कैश पेड, पेड है तो या तो वो असेट बनेगी या तो एक्सपेंस बनेगा। अगर वो ड्यू हुआ तो एक्सपेंस बनेगा। अगर वो एडवांस में पे कर दिया तो असेट बनेगा। पैसा दे के आए हो, तुम पे ड्यू था क्या? ड्यू था तो खर्चा करके आए हो। एडवांस दे आए हो तो असेट बना के आए हो, उससे फ्यूचर में बेनिफिट उठाओगे। ये लैंग्वेज देखो फिर से, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये असेट बनाएगा कि एक्सपेंस हुआ है? बता दो, अब तुम बताओ। असेट, ऑब्लिगेशन टू पे था ही नहीं वो। अभी आया, थोड़ा समझ में आया? अगला वाला पॉइंट बताओ। सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड। कोई भी कहानी सबसे पहले तो यही टूट जाती है जब हम उसकी इंफॉर्मेशन को क्रैक कर लेते हैं। ये हुआ क्या है भाई, इसको समझ लो क्या हुआ है। ये सैलरी ड्यू हो गई थी पर हमने पे नहीं की, तो भैया बाद में करोगे। लाइबिलिटी की फीलिंग आनी चाहिए इस पे। और सैलरी ड्यू हो गई है, ये वर्ड ही काफी है क्या बताने के लिए? एक्सपेंस तो हो गया। खर्चे की बातें हैं ये, इनकम की तो लगी नहीं रही ना। बादशाह पढ़ के देख लो, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। पेमेंट और सैलरी, ये दो शब्द समझ के ही समझ में आ रहा है, ये तो खर्चे की बातें हैं। खर्चा हो गया क्या? सैलरी ड्यू वर्ड से ही पक्का हो गया कि खर्चा हो गया। और एक अकाउंट आ जाएगा सैलरी, उस खर्चे का नाम। जैसे रेंट ड्यू हो गया तो रेंट अकाउंट, सैलरी ड्यू हो गई सैलरी अकाउंट। आ गए, ये तो पक्का है। पैसे दे देते तो कैश आता, या तो कहानी में पैसे है ही नहीं। पैसे नहीं दोगे तो उधारी। सैलरी की उधारी कहलाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या है? लायबिलिटी। एक इफेक्ट अगर डेबिट आ गया है तो दूसरा इफेक्ट तो क्या जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? थोड़ा आया? आराम से इसको एक बार सुनना, कल फिर से समझा दूंगा।
फिर आ जाएगा। समझ में आई बात? लैंग्वेज वाली बात है, इसीलिए तो मजेदार थी वो। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू वर्ड को पकड़ो, खर्चों की बात हो रही है और ड्यू हो गया मतलब खर्चा तो हो गया। और अगर इनकम की बातों पे ड्यू आ गया तो इनकम हो गई। अरे यार, पैसे आने भी है और जाने भी है, एक ही तरफ क्यों रट्टा लगाना है? ड्यू वर्ड तो आपकी ऑब्लिगेशन और राइट को दिखाता है। ड्यू नहीं हुआ मतलब राइट और ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब इनकम एक्सपेंस तो पक्का नहीं है। इतनी सी तो बात है। ठीक है, एक बार इसको सुनना, वापस समझना, फिर अपन इस पे कल बात करेंगे।